कल हमने देख लिया था जो भी एनपीआर था, एनआरसी था, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और एसईसीसी हम देखने वाले थे, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन सेंसस होता है और एसईसीसी होता है, इसमें क्या डिफरेंस है ना, वो भी हम देखेंगे। और ये रूरल एरिया में भी हुआ था, अर्बन एरिया में भी हुआ था, इनकी मिनिस्ट्री अलग अलग है। तो सबसे पहली चीज जो प्रीलिम्स में आ सकती है वो ये है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, और रूरल की कौन सी है, और अर्बन की कौन सी है, राइट। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज हमें नोट डाउन कर लेनी है। सेकंड चीज क्या है, देखो रूरल एरियाज में जैसे क्या करेंगे, वो उसको चेंज करके बोल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कंडक्टेड दिस, लेकिन हमें याद रखना है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही इसको हैंडल कर रही है। फिर अर्बन एरिया की कौन सी है, मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। फिर SECC 2011 data excluding the caste data have been finalized and published by MORD and HUPA. सो अभी कास्ट डेटा पूरी तरह से रिलीज नहीं की गई, जो भी SECC की फाइंडिंग्स थी वो सारी अभी तक पब्लिक डायरेक्टली पब्लिक नहीं की गई है। उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि रिक्वायर्ड है उसको पब्लिक किया गया, बेसिकली कास्ट रिलेटेड चीजें अभी तक पब्लिक नहीं की गई है, ठीक है। बिकॉज उससे क्या है, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, उस डेटा का मिसयूज भी हो सकता है। प्लस वो एक जैसे सपोज करो कि कहीं पता चलता है कि ठीक है इस ग्रुप के पार्टिकुलर इस कास्ट के इतने पीपल यहाँ रह रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि हम उस डेटा को एक चैनलाइज कर सकते हैं किसी गलत पर्पज से, तो यूज कर सकते हैं, और उससे एक कम्युनिटी में एक डिवीजन क्रिएट होने का भी एक खतरा रहता है, ठीक है। SECC uses the parameter laid down by the SR Hashim committee, ठीक है। ये आप नाम याद रख सकते हो, क्योंकि अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, ये सब चीजें अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसस वाला ईयर चल रहा है। 2020 होना था लेकिन वो हुआ नहीं, 2021 वाला जो होना था वो हुआ नहीं, और अभी इसके ऊपर काफी डिबेट्स चल रही है, तो इससे वो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं कि SR Hashim committee is associated with what, the parameters laid down for the SECC, okay, getting it। यस सर। तो अब SEC का फायदा क्या होता है, सबसे पहली चीज है कि पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा, अब जैसे पहले पॉवर्टी लाइन डिफाइन की हुई थी कि सपोज कितना 800 रुपीज कोई कमा रहा है, तो और उससे नीचे कोई है तो बेसिकली वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। तेंदुलकर कमेटी बनी थी, है ना। अलग अलग कमिटीज बनी थी जो कि पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रही थी, लेकिन वो एक्चुअल डेटा निकल के आ नहीं रहा था कि क्या हम कैसे डिफाइन करें। तो अब ये SECC क्या है कि एक इस तरह का सेंसस है जहाँ पे आप लोगों के सोशल और इकोनॉमिक दोनों स्टेटस काउंट करोगे, तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक से क्या है, पैसे का पता चल जाएगा कि हाँ पैसा कितना किसके पास है। ये सपोज करो कि बहुत ही गरीब आदमी है ना, इसमें क्या किया गया है कि कुछ पैरामीटर्स लेट डाउन कर दिए थे SR हाशिम कमेटी ने। तो जैसे सपोज कि जिसके पास कोई फोर व्हीलर है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया, है ना। तो एक्सक्लूजन के भी कुछ क्राइटेरियाज बना दिए कि अगर ये किसी चीज के पास है, तो ये चीजें इसके किसी के पास है, तो उसको एक्सक्लूड कर दो इस लिस्ट में से, ठीक है। तो उनको निकालते गए निकालते गए निकालते गए, तो क्या बच गए, जो पुअर लोग हैं वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब किसी का सोशल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस बेसिकली देखो, इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस दोनों चीजें अलग अलग है। आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई है लेकिन सोशल स्टेटस कम है, सोशल स्टेटस बहुत हाई है लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कम है, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप। सर रिजर्वेशन सिस्टम का वो ले सकते हैं, SC ST हो गए उन, अगर वो अबव पॉवर्टी लाइन है तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस हाई होगा, बट हाँ, सोशल स्टेटस कम है। कम है, राइट। तो इसी तरह से क्या है कि इन्होंने दोनों चीजों पे फोकस किया। तो अब दोनों, अब जैसे अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक पे जाते तो भी डेटा सही से कलेक्ट नहीं होती, सिर्फ सोशल पे जाते तो भी डेटा कलेक्ट सही नहीं होती। तो सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों क्राइटेरिया से किया, जिससे कि बेनिफिट क्या मिलेगा, वी कैन प्रिपेयर ए फैमिली लिस्ट ऑफ फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी आप पॉवर्टी लाइन को एक पर्टिकुलर लेवल पे डिफाइन करने के कैपेबिलिटी हम रख सकते हैं कि हाँ चलो ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन हुई इस डेटा से निकल के आई, जो है ना सेंसस, कास्ट सेंसस इसको जो बोलते हैं। फिर कास्ट वाइज डेटा, कास्ट वाइज पॉपुलेशन एनुमरेशन एंड एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस पता चलेगा, कास्ट वाइज पॉपुलेशन की गिनती हो जाएगी। तो ये इसका एक बेनिफिट है। अब क्या ये नॉर्मल वाले सेंसस में हो सकता है, ये उसमें नहीं पॉसिबल होता है। वो सिर्फ क्या करता है, हमने देखा था उसमें दो फेजेस थे, हाउसिंग की और पॉपुलेशन की, बस इतने ही वो लिस्टिंग करता है, ठीक है। इतना डिटेल्ड लिस्टिंग वो नहीं करता है। जो पैरामीटर्स इसके अंदर हैं, जैसे कि किसी के पास AC TV फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, ये सब है, उनको एक्सक्लूड कर दिया। जिसके पास फोर व्हीलर है, जिसके पास इतना
इतना हेक्टर ऑफ लैंड है उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर पूरे वो करते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि जो उसकी डेटा है सेंसस की, सेंसस वाला कौन से एक्ट में आता है, 1948 सेंसस एक्ट में आता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, यानी डेटा प्राइवेसी को उसके अंदर क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन ऐसी चीज जब होता है ना, तो इसमें डेटा पब्लिक कर दी जाती है और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे दी जाती है कि आपको अगर डेटा यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो, किस चीज के लिए, पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए, राइट। जैसे कि आपको अगर सपोज करो कि इस एरिया में कितने लोग गरीब हैं, उनको आपको क्या करना है, आपको राशन सप्लाई करना है, तो आप उस डेटा की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए इसकी डेटा का यूज कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है, और ये मतलब फ्रेम किया जा सकता है प्रीलिम्स में कि बोथ इन बोथ एसईसीसी एंड सेंसस द डेटा रिमेन्स हाईली कॉन्फिडेंशियल इज नॉट रिलीज्ड। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, समझ गए ना आप। यस सर। बुक उठाओ और उसमें लिख डालो, है ना। ये फैक्ट हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे जब हम, ये ना मतलब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब इनको हमें पार्टिकुलरली अलग से याद करना है, ये बस हमारे आंसर्स में झलकने चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे आपने लिखा, ये वाली डेटा लिखी, टोटल हाउस होल्ड्स इतने हैं इंडिया में और उसमें से रूरल हाउस होल्ड्स इतने हैं। अब आपको पता रहेगा तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, एक एडवांटेज पे रहोगे जब आंसर लिखोगे। और डिप्राइव हाउस, आप पूरा याद मत रखो, सिर्फ इतना रखो, 10 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू द एसईसीसी। कितना शानदार स्टेटमेंट बनेगा जब आप इंडियन सोसाइटी के जीएस 1 का आंसर लिखोगे। आप समझ पा रहे हो ना, है ना। तो कोई बहुत भारी भरकम यस। भी चीज नहीं हुई, और आपने इसको एकदम फ्लो के साथ लिख दिया कि अराउंड 10 करोड़ ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर डिप्राइव्ड एज पर द एसईसीसी 2011 रिपोर्ट। आपने सोर्स भी मेंशन कर दिया, डेटा भी मेंशन कर दी, फैक्ट भी मेंशन कर दिया, और आपका आंसर भी अच्छा बन गया, और सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ जाएगा। 49% ऑफ द हाउस होल्ड्स कैन बी कंसिडर्ड पुअर। मतलब इंडिया में 50% हाउस होल्ड क्या है, पुअर है, अकॉर्डिंग टू एसईसीसी, ठीक है। 1 in 3 रूरल हाउस होल्ड इज लैंडलेस। उनके पास जमीन ही नहीं है। 1 in 3 रूरल हाउस होल्ड की बात हो रही है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। 1 in 3 रूरल हाउस होल्ड्स, जो रूरल एरिया में जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी हम बात करें तो 1 in 3 यानी अप्रोक्सीमेटली 30%, ठीक है। और जो 2011 में एसईसीसी हुआ था उसमें 640 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया था, ठीक है। तो 640 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम कवर हुए थे। आज की डेट में इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 766, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर अभी अचानक से कोई आपको पूछ ले कि इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 766 डिस्ट्रिक्ट है, फटाफट उसको बता दो, ठीक है। 90% ऑफ रूरल इंडिया डज नॉट हैव सैलरीड जॉब्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी आप कहाँ मेंशन कर सकते हो, आपके मेंस आंसर में मेंशन कर सकते हो कि 90% ऑफ रूरल इंडिया डज नॉट हैव ए सैलरीड जॉब। तो ये सारे पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इंडियन सोसाइटी जीएस 1 के पेपर के लिए। इसको हमें यूज करना ही करना है ना। कहीं भी हमारी बात कर रहे हैं तो हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे बातों में फैक्ट्स डेटा ये झलकने चाहिए। जैसे किसी को आप बता रहे हो कि आंसर में बता रहे हो कि हाँ बहुत गरीबी है इंडिया में, है ना, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है होगी। लेकिन आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू एससीसीसी 49% ऑफ हाउस होल्ड्स आर कंसिडर्ड पुअर, तो वो फिर एकदम उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ सही कुछ बोला इन्होंने, सही बात बोली है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये आपने यस नोट कर सर। लिया। यस सर। ओके ओके। अब हमने एक बॉन्ड पढ़े थे, आपको याद होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पढ़ा था हमने, है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग के टॉपिक्स में ही था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अब ग्रीन बॉन्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ एनवायरनमेंट से लिंक है इसका, है ना, कि एनवायरनमेंट से कुछ इसका लिंक है। अब सोवरेन भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर कंट्री उसको इशू करेगी, सोवरेन यानी बैक्ड बाय द कंट्री, ओके, वो उसको इशू करेगी।
इसका ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है, उसमें शॉर्ट फॉर्म क्या था, SGB था, तो इसमें SGRB यानी सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स। सो व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स? ग्रीन बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय एनी सोवरिन एंटिटी। सोवरिन एंटिटी मतलब, सोवरिन का मीनिंग आपको पता है ना? यस सर। हम्म। Intergovernmental groups or alliances and corporates with the aim that proceeds of the bond are proceeds मतलब उससे जो भी आ रहा है पैसा of the bonds are utilized for projects classified as environmentally sustainable। ठीक है, ये कहाँ का है, इंडियन एक्सप्रेस का ये डेफिनेशन था। ठीक है, तो अब कहीं भी आपको लिखनी है ना, तो इस तरह की आपको डेफिनेशंस लिखनी है। अब नॉर्मली आप अगर सपोज करो कि आपने नहीं पढ़ा है, वो अलग बात है, लेकिन आपने जो पढ़ लिया है तो आपके आंसर्स में ये सब वर्ड्स आने चाहिए। पहली, इट इज इशूड बाय सोवरेन एंटिटी, या फिर इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स, या फिर अलायंसेस कॉर्पोरेट्स विद द एम दैट द प्रोसीड्स ऑफ द बॉन्ड्स, मतलब कितना मतलब फॉर्मल्स है ना, प्रोसीड्स ऑफ द बॉन्ड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स क्लासिफाइड एज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। बहुत अच्छा, मतलब इसमें आपका इंट्रोडक्शन बनेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल आपके लिए एक स्टेटमेंट है, और इससे आप वर्ड्स उठा भी सकते हो दूसरे इंट्रोडक्शंस में यूज करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2008। अब देखो क्या होगा, हो सकता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, तो वो क्या करेंगे, द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 2008। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमें क्या याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने किया था पहला, है ना। फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2008। ओके, यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मतलब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो अभी रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, है ना, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो उस फ्रेमवर्क में इन्होंने बताया कि ये कैसे कैसे जो है चीजें वर्क करेंगी, इसीलिए ये न्यूज में भी था। और इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टारगेट अडॉप्टेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, या करंट अफेयर वाले टॉपिक में मैं कवर करवा दूंगा। तो एनडीसीज उसमें यानी कि हर कंट्री अपना अपना क्या करेगी, कंट्रीब्यूशन देती है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो उस कंट्रीब्यूशन में ये ग्रीन बॉन्ड भी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन हो गया ना, ग्रीन उसकी तरफ, पेरिस एग्रीमेंट की तरफ। तो यस सर। ये उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। इट विल आल्सो हेल्प इन अट्रैक्टिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स इन एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स। जो भी इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उसको भी अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। ठीक है, the proceeds generated from this will be deployed in public sector projects, will help in reducing carbon intensity of the economy। Obviously, अगर आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगाओगे तो आपकी कार्बन इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ये सब पॉइंट्स तो आप मेंस में यूज कर सकते हो, और आप ये जो फैक्ट्स हैं ये आप प्रीलिम्स के लिए याद रखना। मूविंग ऑन। ये भी कुछ और फैक्ट्स हैं इसके अंदर, तो ये भी आप याद रखना कि ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टू ग्रीन बॉन्ड्स मतलब 5 एंड 10 ईयर्स टेन्योर के उन्होंने लॉन्च करे हैं। ठीक है, तो आरबीआई ही ऑक्शन करेगा इन ग्रीन बॉन्ड्स का, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का। और मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 16,000 है कि 20,000 है, ये तो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई इज ऑक्शनिंग टू ग्रीन बॉन्ड्स विद टेन्योर ऑफ 5 एंड 10 ईयर्स। ठीक है, 5 साल और 10 साल पे वो मैच्योर होंगे। अलग अलग दो तरह के इन्होंने लॉन्च किए, तो जिसको 5 साल वाला खरीदना है वो 5 साल वाला खरीदे, जिसको 10 साल वाला खरीदना है वो 10 साल वाला खरीदे। मतलब बॉन्ड्स, बॉन्ड्स तो आपको याद है ना, बॉन्ड्स थे क्या एक्चुअली उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे, बॉन्ड्स याद है ना आपको? यस सर। क्या होते हैं बताओ? सर जो बोरोवर रेस करता है। जैसे क्या होता है कि अगर सपोज करो कि आरबीआई है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कुछ पैसा उठा के दो मार्केट से, तो आरबीआई क्या करेगा, कुछ बॉन्ड्स रिलीज कर देगा, है ना। तो बॉन्ड जाएगा किसके पास, ऐसे कागज पे लिखा रहेगा 100 रुपए, है ना। तो वो कागज तो रख लेगा कौन, आदमी जो खरीदेगा, या औरत, ठीक है, और बी जेंडर न्यूट्रल। एंड फिर
ये कहाँ चले जाएगा पैसा, 100 रुपए आरबीआई के पास चला जाएगा। ऐसे ये क्या करते हैं, फंड रेज कर लेते हैं। ठीक है। ये सब। तो ये दो तरह के हो गए हमारे। अब यूज क्या है इसके, ये रिन्यूएबल एनर्जी में ये लोग पैसा लगाएंगे, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ना, अभी हम वो टॉपिक पढ़ेंगे कि लिथियम मिला है ना इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, राइट। JNK में जो हाँ सर। लिथियम मिला है वो टॉपिक कवर करेंगे। तो उस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं है ना उससे रिलेटेड, तो उसमें काम आएगा क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशंस में, सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, इन सब में ये पैसा यूटिलाइज होगा। तो ये हमारे सारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसके अंडर हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको सब क्लियर है? यस सर। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना? नो सर।